Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our polity classes dear friend where we have been discussing certain important topics related to Indian polity and constitution. Keeping in mind prelims 2025 dear friend. So prelims 2025 को ध्यान में रखकर दोस्तों हमने ये एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर हम आपके साथ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए उन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले 20 सालों के दौरान इन सेम सीरीज ऑफ लेक्चर डियर फ्रेंड. टुडे वी आर हियर विथ यू पीपल टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड एंड द कॉन्सेप्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो देखिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, व्हाट इज द लीगल वैलिडिटी ऑफ दैट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, क्या संविधान में कहीं पर भी इसको मेंशन किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है या है ये क्या दोस्तों, इसे हम आपको जानने की कोशिश करेंगे. और देखिए कैसे ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर. इन सारी बातों को इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे. एक बहुत ही अच्छा सेशन दोस्तों आपके साथ करने की कोशिश करेंगे. बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. और पिछले लास्ट मोर देन 14 ईयर्स से आई एम एसोसिएटेड विथ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट डियर फ्रेंड. और पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लेकर यदि आपके कोई भी डाउट है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू दोस्तों. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक डियर फ्रेंड, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. सो इस क्लास के थ्रू दोस्तों, इस क्लास में हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कैसे ये डॉक्ट्रिन आया एग्जिस्टेंस में, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ दोस्तों, कैसे इस डॉक्ट्रिन को लेकर जुडिशरी ने कभी भी डिफाइन नहीं किया कि व्हाट एग्जैक्टली इज बेसिक स्ट्रक्चर. बट टाइम टू टाइम थ्रू देयर वेरियस जजमेंट्स जुडिशरी हैज कम अप विथ सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो जुडिशरी का कहना है कि दीज कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. और देखिए जब हम बात करते हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे. तो इस टॉपिक को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे. और देखिए हमने आपके साथ उन इंपॉर्टेंट थीम्स की बात की है जहाँ से बार बार सवाल पूछे गए. एक ऐसा ही थीम है दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों. जब आप केवल बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, फॉरगेट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन यू से समथिंग दैट इज बेसिक, सो बेसिकली यू आर रेफरिंग टू समथिंग दैट इज एसेंस ऑफ दैट एंटिटी, कोर ऑफ दैट एंटिटी, सेंट्रल पार्ट ऑफ दैट एंटिटी, इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ दैट एंटिटी. किसी भी एलिमेंट, किसी भी एंटिटी का वो भाग दोस्तों जो उसका फाउंडेशनल पिलर है, जो उसका इनहेरेंट आइडिया है, उसको हम रिफर करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर. सो बेसिक मीन्स समथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट एसेंस, बेसिक मीन्स समथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एस्पेक्ट, बेसिक मीन्स समथिंग दैट कैरीज crux of that entity dear friend. If you remove that thing then entire entity and its existence will come under danger, it will jeopardize its existence. So that is the meaning of basic. तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ बेसिक एलिमेंट है, क्या ऐसे कुछ फाउंडेशनल पिलर हैं जिन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है? क्या जब हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी तो उनके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज थे कि दीज थिंग्स शुड बी देयर इन इंडियन सोसाइटी थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों. सो बेसिक स्ट्रक्चर इसेंशियली इट मीन्स समथिंग दैट इज सेंट्रल, कोर और एसेंस ऑफ दैट एंटिटी. इट मीन्स समथिंग, इफ यू रिमूव इट, यदि आप इसको रिमूव कर देते हैं देन इट विल टेक अवे द एसेंस और स्पिरिट ऑफ Indian Constitution, inherent philosophy of Indian Constitution, the intention with which Indian Constitution makers, they have come up with 395 articles and so many schedule parts. उसका जो essence है वही destroy हो जाएगा
यदि आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को रिमूव कर दें। बट देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कभी भी ये नहीं बोला कि दीज एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर। कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस बात को नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी कोई भी चीज है। बट दिस इंटायर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डियर फ्रेंड, इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन। ये क्या है? जुडिशियल इनोवेशन है। इन दिस फेमस केस दैट इज केशवानंद भारती केस। क्या है ये केस? ये हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि देर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट वो है क्या? वो है क्या? इसको कहीं पर भी जुडिशरी ने डिफाइन नहीं किया। तो देखिए हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। बट इसके पहले दोस्तों, इसके पहले दो चीज़ें जो हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है, यहाँ पर उनका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। एक आर्टिकल 13 एंड सेकेंड इज आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की। यहाँ पर आर्टिकल 13 के 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये बोल रहा है कि ये प्रिवेंट कर रहा है लेजिस्लेचर को कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं ला सकते जो इनकंसिस्टेंट है किससे? फंडामेंटल राइट से। यदि आप ऐसा कोई कानून लाते हैं दैट एब्रिजेस और वॉलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल, देन जुडिशरी में डिक्लेयर सच लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। जुडिशरी ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, हमने आपके साथ लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, वो इनडायरेक्टली ओरिजिनेट हो रही कहाँ से? आर्टिकल 13 से। अब जुडिशरी ऐसे किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे जो फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है? वोलेशन कर रहा है। बट लॉ की परिधि में क्या आता है? इसको डिफाइन किया गया 13 क्लॉज 3 में। 13 क्लॉज 3 बता रहा है कि क्या वो चीजें हैं जिनको आप लॉ समझेंगे, बिकॉज इफ सच लॉ इट वॉलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल, देन जुडिशरी में डिक्लेयर सच लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। बट वॉट लॉ मीन्स, क्या वो चीजें हैं जिन्हें हम लॉ की परिधि में रखेंगे, इसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। और 13 क्लॉज 4 में बोला जा रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। और इसको ऐड किया गया दोस्तों बाद में 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे क्या किया गया? ऐड किया गया। मतलब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 13 क्या है। उसी तरह से एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 डियर फ्रेंड, इट टॉक्स अबाउट वन स्पेशल पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के पास 2 पावर है दोस्तों। एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जिसके थ्रू वो कुछ विषयों पर लॉ बना सकते हैं, और सेकेंड क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज देयर अमेंडमेंट पावर अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट in exercise of its constituent power, they may amend any provision of Indian Constitution. Only thing, इन्हें follow करना पड़ेगा procedure. If there is any restriction on Indian Parliament as far as amendment is concerned, that restriction is only procedural restriction. कि आर्टिकल 368 में दिए हुए प्रोसीजर को फॉलो कर आप संविधान के किसी भी प्रावधान में अमेंडमेंट ला सकते हैं। तो these 2 articles you have to keep in mind when we are going to approach doctrine of basic structure. पहला आर्टिकल 13 जहां पर आप बता रहे हैं कि लॉ क्या है, और यदि ऐसा कोई लॉ बनता है जो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन कर रहा है तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और दूसरी बात दोस्तों 368 जिसमें पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की अमेंडमेंट पावर को बताया गया है। ये 2 बातें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी when you are going to understand this doctrine of basic structure. अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सच डॉक्ट्रिन वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डॉक्ट्रिन है दोस्तों, ये इवॉल्व होकर आया थ्रू वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट, उन जजमेंट के रिस्पॉन्स में
लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव द्वारा लाए हुए अमेंडमेंट, इनके रिस्पॉन्स में इस पूरी प्रक्रिया में एक डॉक्ट्रिन उभर कर आ रहा है इन अ केस नोन एज केशवानंद भारती केस, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद भी दोस्तों, उसके बाद भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या है, मिनर्वा मिल केस क्या है, जब आप इन सारी बातों को समझते हैं देन प्रोबेबली यू विल बी एबल टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तब आप इसको समझ पाएंगे। अब देखिए, हमने आपके साथ हमेशा ये डिस्कस किया है कि ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट। और ये जो संविधान है दोस्तों, जिस तरह का भारत आप इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उस तरह का भारत इस्टेब्लिश करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने एक इंस्ट्रूमेंट लाया, एक चेंज एजेंट लाया इस कॉन्स्टिट्यूशन को। सो इंडियन सोसाइटी की जो कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जिस तरह का भारत वो बनाना चाहते थे, उसे बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा गया दोस्तों। अब हो क्या रहा है कि जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। ऐसे 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। पहला इशू ये है दोस्तों कि हमने आपके साथ डिस्कस की सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और देखिए, जब मॉन्टेस्क्यू बात कर रहे थे सेपरेशन ऑफ पावर की, तो बता रहे थे कि देखिए, लेजिस्लेचर का कुछ काम होगा, एग्जीक्यूटिव का कुछ काम होगा और जुडिशरी का कुछ काम होगा। सो दीज 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दे शुड वर्क इन देयर ओन डिस्टिंक्ट डोमेन। बट कई बार ऐसा होगा कि ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, देखिए ये एक फंक्शनल अरेंजमेंट है। कैसा है? फंक्शनल अरेंजमेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू एक कोशिश की जा रही है कि इन 3 ऑर्गन्स के बीच में एक बैलेंस बना रहे। क्या बना रहे? एक बैलेंस बना रहे। कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे। दैट इज द फर्स्ट इशू दैट यू ट्राई टू एड्रेस थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा इशू जो आप एड्रेस करना चाह रहे हैं थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज conflict between fundamental rights and directive principle of state policy. Fundamental rights हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, that are available to individual. ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या है? अवेलेबल है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका ऑब्जेक्टिव कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, कम्युनिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए, ऐसा कई बार हो सकता है कि आप कम्युनिटी इंटरेस्ट में कुछ करना चाहते हो और उस प्रोसेस में आपके द्वारा बनाया हुआ कानून ये इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड थर्ड इशू इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 में आप ये बोल रहे हैं कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करे या वॉलेट करे। आर्टिकल 368 में आप बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट ला सकती है। यूनियन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 दे कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बड़ा डाउट ये है कि वाइल एक्सरसाइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 368 वेदर यूनियन पार्लियामेंट कैन अमेंड दिस पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उनमें भी अमेंडमेंट हो सकता है? नए फंडामेंटल राइट को ऐड किया जा सकता है, पुराने को हटाया जा सकता है? क्योंकि आप 13 में बोल रहे थे कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी दैट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। बट 368 में क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 13 वेयर यू आर सेइंग no such a law should be made that is inconsistent with fundamental right, and article 368 where you are talking about constituent power of parliament where they can amend any part of Indian constitution including fundamental right। तो ये 3 मुख्य विषय हैं दोस्तों जिन्हें जुडिशरी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कैसे ये डॉक्ट्रिन आया ये हम आपके साथ जानने की कोशिश करते हैं। और यहां पर देखिए, जो पहला केस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज शंकरी प्रसाद केस दोस्तों 1951 का। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग
डिजायरेबल सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी। आपके प्रियम्बल में बात की गई है डेमोक्रेसी की, आपके प्रियम्बल में बात की गई है सोशलिज्म की दोस्तों, और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपने एक आइडिया डेवलप किया कि आप सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। एंड कीपिंग इन माइंड दैट थिंग, यूनियन पार्लियामेंट दे केम अप विद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। पहले अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया 1951 में दोस्तों। एंड थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आवर लेजिस्लेचर दे ट्राई टू ब्रिंग लैंड रिफॉर्म्स। देखिए, एक ऐसी सोसाइटी में जहां पर कितने एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड आपके पास है वो डिटरमिन करता था कि कितने वेल्दी आप हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटी में। जो एग्रीकल्चरल लैंड था इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था हाईली अनइवन था। कुछ लोग जिन्हें जमींदार बोला जाता था उनके पास लार्ज चंक ऑफ लैंड था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे दोस्तों जो लैंडलेस थे, पुअर थे, जिनकी सिचुएशन बहुत ही खराब थी। तो लेजिस्लेचर ने कोशिश की कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स लाए जाए, और इन लैंड रिफॉर्म्स इनैक्टमेंट को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। कहां पर रख दिया गया? 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट वाज अ काइंड ऑफ बॉक्स। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक तरह का एक बॉक्स है जिसके अंदर यदि आपने इसी कानून को रख दिया तो नाउ इट इज आउटसाइड द स्क्रूटनी ऑफ जुडिशरी। इस पर अब जुडिशरी कोई स्क्रूटनी नहीं कर सकते। देखिए, ऑब्जेक्टिव 9 शेड्यूल का ये है, 9 शेड्यूल को ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि आप सोशल लेजिस्लेशन को, ऐसे कानून जिनका मोटिव समाज के एक बड़े तबके को बेनिफिट देने का है, ऐसे सोशल लेजिस्लेशन को जिनके थ्रू आप सोशल जस्टिस लाना चाहते हैं, इन कानूनों को आप 9 शेड्यूल में रख देंगे एंड देन इट विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशरी। इनका रिव्यू जुडिशरी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स इनैक्टमेंट को लाया जा रहा है, 9 शेड्यूल को लाया जा रहा है, और देखिए इसको लेकर एक केस हो रहा है, दैट इज शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया दोस्तों, और देखिए ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशल रियलिटी। कंटेम्प्रेरी सोशल रियलिटी क्या थी? हाई लेवल की इनइक्वालिटी थी। सोसाइटी के कुछ लोग रिच थे, पावरफुल थे, उनके पास जमीनें थी, वो जमींदार थे। सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा पुअर था, अंडर प्रिविलेज था, लैंडलेस था। सो कीपिंग इन माइंड सोशलिज्म, कीपिंग इन माइंड सोशल जस्टिस, लैंड रिफॉर्म्स वर मस्ट। लैंड रिफॉर्म्स जरूरी थे, और उसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक जजमेंट दे रहे हैं कि यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्या लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स क्या जो पार्ट है उसे भी अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368? सो क्या ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 आप ला रहे हैं, क्या उसे कानून माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3? इन बातों को रेस किया गया कहां पर? शंकरी प्रसाद केस में। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि हां, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और पार्लियामेंट द्वारा किया गया ऐसा कोई भी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लॉ अंडर डिफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 3। इस बात को समझने की कोशिश करिए। 13 क्लॉज 3 में आप बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन करे, बट 368 के तहत आप संविधान के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो अमेंडमेंट आप अंडर आर्टिकल 368 ला रहे हैं उसे लॉ की परिधि में नहीं रखा जाएगा। जब लॉ की परिधि में है ही नहीं, वो लॉ की डिफिनेशन में है ही नहीं, देन यूजिंग सच एन अमेंडमेंट यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ये जजमेंट दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, इन अ केस नोन एज शंकरी प्रसाद केस। सो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट को भी ये अमेंड कर सकते हैं। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, सोशल जस्टिस को, कम्युनिटी इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया ओवर इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ पर डीपीएसपी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तीनों मुद्दों पर। वो 3 मुद्दे कौन थे? बैलेंस अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बैलेंस बिटवीन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 एंड 368,
एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, तीनों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस नोन है शंकरी प्रसाद केस। अब इस केस का जो जजमेंट था दोस्तों, इस केस के जजमेंट को क्वेश्चन किया गया गोलकनाथ केस 1967 में। दोस्तों गोलकनाथ ब्रदर्स पंजाब में काफ़ी ज़मीनें हैं इनके पास दोस्तों, और पंजाब में एक लैंड रिफॉर्म इनैक्टमेंट लाया गया है। उस लैंड रिफॉर्म इनैक्टमेंट के तहत इनकी कुछ ज़मीनों को सरकार ने कन्फिस्केट कर लिया गया है, सरकार ने कन्फिस्केट कर लिया है। और इस बात को लेकर ये कोर्ट के पास पहुंच जा रहे हैं। इनका कहना है कि भाई संविधान में तो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई है, और राइट टू प्रॉपर्टी बिफोर 1978 इट वाज ए फंडामेंटल राइट, तो हमें हमारे फंडामेंटल राइट से क्या किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है। ये सही बात नहीं है। अंडर आर्टिकल 13 जुडिशरी इसका रिव्यू करे कि क्या आर्टिकल 368 के तहत लाया हुआ जो अमेंडमेंट है ये पार्ट 3 पर अप्लाई होता है या नहीं होता। आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, अंडर आइडिया ऑफ इक्वलिटी यू आर सपोज टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप अगर गरीब के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे तो किसी अमीर के साथ इसलिए गलत कर देंगे क्योंकि वो अमीर है, ऐसा भी मत करिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें रेस की गई गोलकनाथ केस में दोस्तों कि क्या संविधान का अमेंडमेंट करने की जो पावर है लेजिस्लेचर के पास अंडर आर्टिकल 368, यूजिंग दैट पावर वेदर दे कैन अमेंड पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। और देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अलग है, अपने ही जजमेंट को रिवर्स कर दिया। लास्ट केस में आप क्या बोल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ, हियर यू आर सेइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13(3), और यदि ये लॉ है देन पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट यूजिंग इट अमेंडमेंट पावर। और यहां पर हायर इंपॉर्टेंस दी जा रही है किसे, फंडामेंटल राइट्स को ओवर डीपीएस को। ये बात समझ पा रहे हैं। तो अपने ही जजमेंट को रिवर्स कर दिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और जब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिवर्स किया, जब इन्होंने बोला कि आप डीपीएसपी का इंप्लीमेंट करते हुए ऐसा कोई कानून नहीं ला सकते जो लोगों के मौलिक अधिकारों को वॉलेशन करे, तो देखिए यहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बाउंस बैक कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए बाउंस बैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, देखिए वो भारत में एक इगैलिटेरियन सोसाइटी स्टैब्लिश करना चाहते थे जहां पर सोशियो इकोनॉमिक मिनिमम हो, और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने के लिए दोस्तों आपको ऐसे सोशल लेजिस्लेशन लाने ही पड़ेंगे। और यहां पर यदि जुडिशियल रिव्यू एक बैरियर की तरह से आ जाए, देन परहैप्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दे विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट दे वांट टू डू, कीपिंग इन माइंड इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, दीज वैल्यूज डियर फ्रेंड। तो 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ आर्टिकल्स को ऐड किया गया। 13 क्लॉज 4 हमने शुरुआत में आपके साथ डिस्कस किया, इसमें यह बताया जा रहा है कि एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3। 368 के द्वारा किया हुआ कोई भी अमेंडमेंट उसे लॉ नहीं माना जाएगा। मतलब इसके थ्रू आप फंडामेंटल राइट में भी चेंज ला सकते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दो डीपीएसपी 39B और 39C जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, इन्हें इंप्लीमेंट करते हुए यदि कोई लॉ लाया जाता है एंड इन दैट प्रोसेस इवन सच लॉ इट वॉलेट्स आर्टिकल 14 एंड 19 दैट इज फंडामेंटल राइट, देन ऑल्सो सच लॉ शैल स्टैंड वैलिड, तब भी इस लॉ को वैलिड माना जाएगा। मतलब इन दो डीपीएसपी को, इन दो फंडामेंटल राइट के ऊपर सुप्रीमेसी दी गई थ्रू 24th एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट। अब 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया दोस्तों केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती देखिए एक पीठ के हेड है। आर्टिकल 26 में आपने देखा है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्ट हैं दे कैन मैनेज देयर ओन रिलीजियस एंड चैरिटेबल अफेयर्स। इनकी जमीन को कन्फिस्केट कर लिया गया है एंड नाउ ही इज अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट। और इस केस में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया, बैलेंस अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट शुड बी सीन इज एन इंटीग्रल स्कीम। ठीक है,
कह रहे हैं कि देखिए जो पार्लियामेंट है ये संविधान के किसी भी पार्ट का अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट while doing such an amendment, we should not destroy basic structure of Indian Constitution, essence of Indian Constitution, core aspect of Indian Constitution, crux of Indian Constitution, and there is no such conflict between fundamental right and DPSP. Fundamental right और DPSP एक इंटीग्रल स्कीम बनाते हैं टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो दोनों के बीच में एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। पहली बार यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जुडिशरी, और इसके थ्रू उन्होंने एक लिमिटेशन लगाने की कोशिश की किस पर, लेजिस्लेचर पर, कि आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इस लिमिटेशन को हटाने की कोशिश फिर से की किसने, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। 1976 का दौर, इमरजेंसी का दौर डियर फ्रेंड, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया, और यहां पर फिर से आप क्या बोल रहे हैं कि देयर इज नो लिमिटेशन ओवर द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, एंड ऑल डीपीएसपी दे वर गिवन सुप्रीमेसी ओवर फंडामेंटल राइट। देखिए डीपीएसपी दे आर लाइक मोरल गाइडलाइन फॉर द स्टेट, इनकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशली इनफोर्सिएबल। तो इन दोनों बातों को जो आपने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाई, इनको चैलेंज किया जा रहा है मिनर्वा मिल केस में, और फिर से जुडिशरी एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि देखिए केवल 2 डीपीएसपी को हमने सुप्रीमेसी दी है, ये डीपीएसपी ऐसे हैं जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज डीपीएसपी दे आर सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड दे आर वेरी नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग योर लिबर्टी एंड योर राइट। सो मिनर्वा मिल केस में ये जो चेंजेस किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। अब ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली केशवानंद भारती केस में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूजिंग इट्स अमेंडमेंट पावर, पार्लियामेंट इज नॉट सपोज टू डिस्ट्रॉय दैट बेसिक स्ट्रक्चर। इसे जुडिशरी ने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया, इन्होंने इसे कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया दोस्तों। बोल रहे हैं कि देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, टाइम टू टाइम थ्रू इट्स वेरियस जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट these elements of constitution like supremacy of Indian constitution, separation among 3 organs of government, republican and democratic form of government, secular character of Indian constitution, fair elections in India, judicial review, rule of law, देखिए these constitute basic structure of Indian constitution. So basic structure of Indian constitution के थ्रू जुडिशरी ने संविधान को इंटरप्रेट करने की पावर अपने पास रखी है। भले ही संविधान को अमेंड करने की पावर लेजिस्लेचर के पास है, बट समहाउ जुडिशरी ट्राइज टू अचीव ए बैलेंस कि चेंज किया जा सकता है, बट जो इसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता दोस्तों। शंकरी प्रसाद केस में चेक किया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जहां पर बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। गोलकनाथ केस में बोला गया फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोला गया कि एनी अमेंडमेंट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3। और इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे आप पाएंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, इसे क्रिस्टलाइज किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने इन मिनर्वा मिल कि जो भी एलिमेंट्स संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। इफ दे विल अमेंड देन कॉन्स्टिट्यूशन विल लूज इट्स लेजिटिमेसी, इट्स एग्जिस्टेंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और देखिए आपके लिए देखिए एक क्वेश्चन भी मेरे पास है विद रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, but the court has defined the term basic structure clearly and listed all the principles which are under it. क्या ये सही है? The Indian judiciary has the power to review or strike down amendments to the constitution by parliament which are in conflict with or seek to alter basic structure. क्या ये statement सही है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रिलेट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या स्टेटमेंट 1 और 2 सही है?
1 और 3 सही है, सारे सही हैं, या ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और आई होप कि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये आपको समझ में आया। और देखिए अगर आप जीएस के अलग अलग एस्पेक्ट को इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड गोइंग टू लॉन्च नेक्स्ट बैच फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम 5 मार्च। एक क्रैश कोर्स भी है दोस्तों जो 2025 प्रीलिम्स को ध्यान में रख के स्टार्ट किया जा रहा है 5 मार्च से। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यदि कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।